Hello children, today we will discuss subtopic refractive index of light reflection and refraction. लास्ट सिक्स्थ पार्ट में हम रिफ्लेक्शन स्टार्ट कर चुके हैं। पहले 5 पार्ट रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हैं और सिक्स्थ पार्ट से हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर चुके हैं। तो हमने पीछे वाले पार्ट में कुछ टॉपिक स्टडी किए थे। रिफ्रैक्शन स्टडी किया था, रिफ्रैक्शन कैसे होता है और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कुछ टॉपिक्स हमने पार्ट 6 में स्टडी किए थे और तब हमारा आज का टॉपिक रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम सारी चीजें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ही रिलेटेड स्टडी करेंगे, इसके क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करेंगे और कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बता देती हूँ कि हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या किया था। हमने लास्ट में जो इससे रिलेटेड है वही बताऊंगी। सिर्फ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन स्टडी किए थे। जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो सेम होता है रिफ्लेक्शन के। वो क्या होता है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये हमारा फर्स्ट लॉ है जो सबको याद होता है रिफ्लेक्शन से ही। सेकंड डिफरेंट होता है। सेकंड में क्या कहा गया है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is always give a constant। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अगर हम इसकी भी साइन की वैल्यू ले लें और इसकी भी साइन की वैल्यू ले लें और उनको डिवाइड करें तो हमारे पास हमेशा एक कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction always gives a constant which is called refractive index। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ। अदरवाइज हम क्या लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल हुआ? साइन आई बाई साइन आर। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो साइन आई बाई साइन आर को भी डायरेक्ट किसके इक्वल लिख सकते हैं? हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल लिख सकते हैं। अदरवाइज हम कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किसके इक्वल लिख सकते हैं? साइन आई बाई साइन आर। तब कुछ चीज जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम पढ़ते हैं क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट क्या करता है। इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट और एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। देखो रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा, रिफ्रैक्शन में कितने मीडियम यूज होते हैं। देखो मैं आपको सारी बातें बताती हूँ पॉइंट टू पॉइंट। रिफ्रैक्शन कितने मीडियम यूज होंगे? फर्स्ट पॉइंट 2 मीडियम यूज होंगे। सेकंड पॉइंट एक मीडियम रेयर होगा, दूसरा मीडियम डेंसर होगा। ठीक है, जब ये रेयर से डेंसर में या डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये लाइट रे क्या होगी? बैंड होगी। ठीक है, अब कितनी बैंड होगी? ओके, द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग वो कौन बताएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग। क्लियर? भी हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन में कि भाई रिफ्रैक्शन 2 मीडियम में होता है। एक उसमें रेयर मीडियम होता है, एक डेंसर मीडियम होता है। और जब हमारे पास रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर कोई चीज जाती है वो बैंड होती है। अगर डेंसर से रेयर में जाए तब भी बैंड हो रही है। ये हमें पता है। जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। टुवार्ड्स। अगर डेंसर से रेयर में, देखो एरो समझना, यहाँ पर रेयर टू डेंसर है, यहाँ पर डेंसर टू रेयर है, तो अवे होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। तो चीजों को समझे पॉइंट टू पॉइंट। 2 मीडियम का यूज हुआ है, एक रेयर है एक डेंसर है। रेयर से डेंसर में जा रही है तो भी बैंड हो रही है बट टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड हो रही है। जब डेंसर से रेयर में हो रही है तब भी बैंड हो रही है बट अवे फ्रॉम नॉर्मल हो रही है बैंड। क्लियर द पॉइंट? पर वो बैंड हो रही है तो कितना बैंड हो रही है हमें क्या पता कितना बैंड हो रही है, तो वो कौन बताएगा? वो बताएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग की जब आपकी लाइट रेयर से डेंसर में गई या डेंसर से रेयर में जा रही है तो वो कितना बैंड हो रही है। क्लियर?
तो उसको बताता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो समझ में आया आपको? इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट और एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कितने टाइप के हैं हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? वन इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहीं पर आप समझें कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट क्या होता है। एब्सोल्यूट सिंगल मीडियम। अब आप सोचोगे मैडम आप तो कह रहे थे कि भाई जो रिफ्रैक्शन होते हैं दो मीडियम में होती है, सिंगल मीडियम कहां से आ गया? मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर टू मीडियम। इस केस में जो सेकंड मीडियम होता है वो बाय डिफॉल्ट एयर होता है। इसमें कोई भी अदर मीडियम होगा। अगर हम किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एयर से कंपेयर कर रहे हैं, समझिए बात को ध्यान से, किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एयर से अगर मेजर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर किसी और मीडियम से कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझो यहां पर मैं आपको बताती हूँ। ये है ग्लास, ये है एयर, इन दोनों के बीच हुआ रिफ्रैक्शन। एक मीडियम क्या है? ग्लास। दूसरा मीडियम क्या है? एयर। तो हम ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे कंपेयर करेंगे? एयर से कंपेयर करेंगे। तो ये होगा उसका एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मैं आपको यहां पर बता रही हूं दो मीडियम। ये वाटर है, ये ग्लास। यहाँ पर ये एयर है, यहाँ भी एयर। यहाँ पर होगा एयर और वाटर के बीच में रिफ्रैक्शन। तो हम वाटर का किसके साथ कंपेयर करेंगे? एयर के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि इन दो के, जिन दो के बीच में रिफ्रैक्शन होगा उन्हीं को तो कंपेयर करेंगे ना हम। तो यहाँ पर हमने किया एयर और वाटर के। तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं एयर से। यहाँ पर रिफ्रैक्शन किस किस के बीच में हुई? वाटर और ग्लास में हुई। तो वाटर और ग्लास के अंदर अगर हम कंपेयर करेंगे तो वाटर का ग्लास से करेंगे, ग्लास का वाटर से करेंगे। तो ये क्या हुआ? रिलेटिव। यहाँ पर देखो ग्लास और एयर, यहाँ पर आपका जो रिफ्रैक्शन है वो ग्लास और एयर के बीच में हो रहा है। तो ग्लास का किसके साथ कंपेयर करेंगे हम? एयर के साथ कंपेयर करेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट। तो हुआ ना एक मीडियम। सेकंड मीडियम बाय डिफॉल्ट क्या होगा? एयर। तो आपको ध्यान रखना भी रिफ्रैक्शन दो मीडियम में होता है। अगर बाय डिफॉल्ट एक मीडियम आपका एयर है और कोई दूसरा मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है सेकंड, तो उस केस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलेंगे एब्सोल्यूट। अगर कोई भी और दो मीडियम है एक्सेप्ट एयर, दैट आर कॉल्ड रिलेटिव। तो आपको इस पॉइंट से क्लियर है कि रिलेटिव क्या होगा, एब्सोल्यूट क्या होगा। ओके, ये बेस्ट एग्जांपल है। मैंने आपको तीनों चार चीज ले ली है, एयर वाटर ग्लास एयर। एयर वाटर एब्सोल्यूट, वाटर ग्लास रिलेटिव, ग्लास एयर एब्सोल्यूट। अंडरस्टूड? तो एब्सोल्यूट के अंदर हम किससे कंपेयर करेंगे? एयर। और एयर ही वैक्यूम होता है, एयर से भी कर सकते हो और वैक्यूम से भी। एयर और वैक्यूम सेम। और यही मैंने आपको उस टाइम बताया था कि सिर्फ यही दो मीडियम है जो कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट क्या है? रेयर। आप इनको किसी से भी कंपेयर कर लो, ये रेयर ही रहेंगे, ये डेंसर नहीं बन सकते। पर इनसे अलावा और सभी मीडियम रेयर भी हो सकते हैं और डेंसर भी हो सकते हैं। अब आप यही देख लो, अगर मैं इस वाटर को एयर से कंपेयर करूं तो ये डेंसर मीडियम है, पर अगर मैं इस वाटर को ग्लास से कंपेयर करूं तो वाटर रेयर है। तो वाटर एक बार रेयर का काम कर रहा है, एक बार डेंसर का। बट एयर और वैक्यूम ऑलवेज रेयर रहेंगे, ये डेंसर कभी नहीं हो सकते। आप किसी भी मीडियम से कंपेयर करके देख लो। ओके, और इसके पीछे की जो वजह है कि ये क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस, वो हम पहले वाली वीडियोज में क्लियर कर चुके हैं। ओके, तो आपको याद रखना है कि एब्सोल्यूट क्या होता है और रिलेटिव क्या होता है। यहाँ नेक्स्ट देखो,
यहाँ पर दोबारा से डिफाइन किया गया है कि हम कैसे निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। अब आप देखो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का एक रीजन था। रिफ्रैक्शन का रीजन क्या, क्यों होती है रिफ्रैक्शन मीडियम का चेंज होने से? मैंने आपको बताया है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, जब आपकी वेलोसिटी चेंज होगी तो रिफ्रैक्शन होगा। वेलोसिटी देखो सेम मीडियम है तो चेंज कैसे होगी, यहाँ भी एयर है वहां भी एयर है, तो वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। जब मीडियम चेंज होगा भाई, एक वेलोसिटी एयर में है, एक आपकी वाटर में है, एक लिक्विड, वाटर के अंदर लिक्विड्स पास पास है, हर्डल फील होगा। अब आप देखो आपके पास एक बिल्कुल ब्लैंक रूम है, कुछ भी नहीं, उसके अंदर कोई भी फर्नीचर कुछ नहीं है, और छोटे बच्चे घूम रहे हैं, वो इजीली घूम सकते हैं, उनके लिए कोई हर्डल नहीं है वहां पे। अगर वहीं पर बच्चे घूम रहे हैं और बहुत सारा फर्नीचर हो, कहीं चेयर रखी है, कहीं टेबल रखी है, कहीं स्टूल रखे हैं, कहीं कुछ रखा है, तो बच्चे घूम नहीं सकते, तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी। सेम एग्जाम्पल हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। भाई एयर रेयर मीडियम है, एयर के पार्टिकल्स दूर दूर हैं, जब लाइट आती है तो उसको कोई परेशानी नहीं होती, लाइट इजीली पास कर जाती है वहां से। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स है ही नहीं, पार्टिकल तो दूर दूर है। कोई पार्टिकल्स का फर्नीचर से लगा लो ना, वहां पर कोई फर्नीचर नहीं है, तो कोई वहां पर हर्डल भी नहीं है, वो इजीली घूम सकती है, पास कर सकती है। बट वाटर के अंदर पास पास आ गई, तो अब उसको आने जाने में क्या हो रही है, परेशानी हो रही है, वो पास नहीं कर पा रही, उसकी स्पीड कम हो गई। ऐसे ही सॉलिड आ गया, अब सॉलिड में तो और पास पास आ गया, अब उसको और परेशानी हो रही है, कहाँ से जाए लाइट, जहां यहाँ से जाती यहाँ पर पार्टिकल मिल जाता, उसमें से क्रॉस नहीं कर सकती, फिर ये अपना पाथ ऐसे कर जाती है, फिर वहां पे कोई पार्टिकल आ जाता है, फिर ऐसे आती है। ओके, तो मतलब यहाँ पर जैसे लाइट स्टार्ट हुई, यहाँ पर आई, यहाँ पर पार्टिकल मिल गया, फिर यहाँ से चेंज होके यहाँ गई, फिर यहाँ आई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे आई, तो उसको क्या करा, जिग जैग पाथ फॉलो करना पड़ रहा है, स्ट्रेट नहीं आ पा रही ड्यू टू पार्टिकल्स। तो इस वजह से उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, स्लो हो गई। तो इसीलिए रेयर मीडियम के पार्टिकल्स दूर हैं बच्चों, तो वहां पर क्या है, आपकी स्पीड ज्यादा है। जैसे ही आप वाटर लिक्विड, वाटर और गैस, वाटर और सॉलिड में आते हैं, वहां पर पार्टिकल्स बहुत पास पास आ जाते हैं, जिस वजह से आपकी जो स्पीड होती है लाइट की, वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। होप यू अंडरस्टूड। तो जो रिफ्रैक्शन होती है वो क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द लाइट। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी किसके, बेंडिंग, बेंडिंग किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, बेंडिंग। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, बेंडिंग। आपको सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। भाई रिफ्रैक्शन चेंज इन वेलोसिटी, और रिफ्रैक्शन ही बेंडिंग है, तो बेंडिंग भी किसके ड्यू टू हुई, चेंज इन वेलोसिटी के ड्यू टू। जितना वेलोसिटी में चेंज होगा उतनी बेंडिंग होगी। ओके, अब आप यहाँ पे देखो, ये एयर, ये वाटर, ये एयर, ये ग्लास, यहाँ पर तो स्पीड है मैक्सिमम। ये वाटर है हमारा लिक्विड, यहाँ है हमारा सॉलिड। अगर मैं कंपेयर करूं लिक्विड और सॉलिड को, तो यहाँ पर क्या होगी, स्पीड मोर देन सॉलिड, यहाँ पर लीस्ट। समझ में आया? तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, मोर। यहाँ पर चेंज इन स्पीड क्या होगा, लेस। तो ये लिक्विड है हमारा, लिक्विड और सॉलिड अगर हम देखें, तो जो लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स इतने ज्यादा पास पास नहीं है, तो यहाँ पर मोर स्पीड होगी किसके कंपेरिजन में, सॉलिड के कंपेरिजन में, तो यहाँ पर लीस्ट स्पीड होगी, ये सॉलिड है। अगर यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर लीस्ट, तो डिफरेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया। यहाँ पर स्पीड ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, यहाँ पर तो मैक्सिमम है, तो यहाँ पर जो स्पीड का डिफरेंस है वो क्या हुआ, कम हुआ। अगर स्पीड का डिफरेंस कम है तो बेंडिंग भी क्या होगी, कम होगी। ओके, स्मॉल बेंडिंग। यहाँ पर क्या होगी, मोर बेंडिंग। अगर ये आपको याद रखना, मोर बेंडिंग कहाँ होगी, जब चेंज इन स्पीड क्या हो, मोर। जब स्पीड का चेंज ज्यादा होगा तो बेंडिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर द पॉइंट।
तो बेंडिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है? चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन स्पीड। तो जब आपका स्पीड का चेंज, जो चेंज इन स्पीड है, जब ज्यादा होगी तो बेंडिंग भी ज्यादा। अगर स्मॉल बेंडिंग का मतलब क्या है? स्मॉल change in speed. Clear the point? Small bending means small change in speed and more bending means more change in speed. ओके तो आपको ये चीजों को ध्यान रखना। अगर आपको ये चीज ध्यान है तो मतलब आपको सारी चीजें इजीली आप कर सकते हैं। देखो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। आपको दूसरे मीडियम का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ओके, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, उसकी वेलोसिटी ऊपर आएगी और जिसका निकालना है उसकी नीचे आएगी। बस ये बात का ध्यान रखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाला? मीडियम 2 का। तो वो मीडियम 2 की स्पीड कहाँ आएगी? नीचे आएगी। जिसके रिस्पेक्ट में निकालोगे वो उसकी स्पीड ऊपर आएगी। सेम यहाँ पर अगर मीडियम 1 वैक्यूम है तो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 किसका निकाल रहे हो? मीडियम 2 का। तो मीडियम 2 कहाँ आएगा? नीचे आएगा। किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो? वैक्यूम के। तो वैक्यूम कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। भाई आपको याद रखना है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालोगे उसकी स्पीड ऊपर आएगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे उसकी स्पीड नीचे आएगी। अब आप एग्जांपल से समझो। मैं आपको बोल रही हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। किसके रिस्पेक्ट में निकाला? ग्लास के। तो स्पीड का ऊपर किसकी आएगी? ग्लास की। स्पीड v ग्लास vg। नीचे किसका निकाल रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो v। अंडरस्टूड? जिसके रिस्पेक्ट में निकालोगे वो ऊपर आएगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालेंगे उसकी स्पीड नीचे। अगर मैं यही चीज ऐसे लिख दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, अब बताओ क्या लिखेंगे? ऊपर किसकी आएगी? किसकी स्पीड आएगी ऊपर? जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? वाटर। सॉरी यहाँ पर मैं नहीं लिख रही, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। बताओ ऊपर किसकी स्पीड आएगी? अब यहाँ पर एग्जाम्पल में किसके रिस्पेक्ट में निकाला? ग्लास के, vg। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला? वाटर का निकाला, vw। अब इसी को मैं अगर रिवर्स कर दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, अब क्या हो जाएगा? किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं बच्चों? वाटर के। किसका निकाल रहे हैं? ग्लास का। तो vw/vg। तो आपको देखो यहाँ भी वही बात लिखी हुई है, जिसका निकालना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का निकालना है तो ग्लास की स्पीड कहाँ है? नीचे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं? वाटर का। तो वाटर की स्पीड कहाँ है? नीचे। आप एक चीज याद रख लो बस, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे उसकी स्पीड नीचे आएगी, दूसरे वाले की ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगी। बस यहाँ भी देखो, जिस मीडियम का निकाला वो क्या है? नीचे आया। तो इसको देखो, इसको हमने किससे कंपेयर किया? वैक्यूम से। ये बात मैं आपको समझा चुकी हूं। जब आप वैक्यूम या एयर से कंपेयर करो तो वो क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वही इन्होंने लिख दिया ना जो मैंने आपको पहले समझाया था। भाई जब भी आप किसी भी चीज को एयर से या वैक्यूम से कंपेयर करोगे तो वो उस चीज का क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसको हम लिख सकते हैं c/v, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय c और किसी भी मीडियम की स्पीड क्या हो जाएगी? v। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा हमारा? n इज इक्वल टू c/v। ये वैक्यूम की होगी। ये दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अगर आपको किसी मीडियम का निकालना है तो वो होगी v1/v2। ये किसी एक मीडियम का, ये किसी सेकंड मीडियम की।
जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालेंगे उसकी स्पीड नीचे आएगी। ओके, ऑटोमेटिकली दूसरे की क्या हो जाएगी, ऊपर। जैसे मैंने एग्जांपल में आपको कितने एग्जांपल देके आपको समझा दिया है। ओके, अब आप यहां से एक चीज और निकाल सकते हैं, वाटर का ग्लास के साथ और ग्लास का वाटर के साथ क्या डिफरेंस है इनमें, ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ओके, तो अगर ग्लास बाय वाटर, वाटर बाय ग्लास, तो अगर वाटर का ग्लास के साथ दे रखा है और आपको ग्लास का वाटर के साथ निकाल, वाटर का ग्लास के साथ दे रखा है, आपको ग्लास का वाटर के साथ निकालना है, तो आप क्या करोगे, उनको 1/, कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा कहने का मतलब ये है, अगर इसकी वैल्यू 4 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/4 नहीं आएगी क्या आपके पास। अब देखो ये इसका रिवर्स नहीं है क्या, आपको सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ। ओके, तो बच्चों यहाँ से बस यही बातें ध्यान रखें कि एब्सोल्यूट होता है जब हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं वैक्यूम से या एयर से, अदरवाइज दोनों के स्पीड का जो रेशियो होता है वही उसका क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब हम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसकी स्पीड नीचे आएगी, दूसरे की ऊपर आएगी। ओके, होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट, ये कुछ मटेरियल्स हैं और उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। तो वैसे तो न्यूमेरिकल्स के साथ दिए होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको लर्न करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, पर फिर भी आप एक बार इस टेबल को देख लीजिएगा। एयर है, देखो सबसे कम इसके अंदर आप देख सकते हो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, एयर का, और वही क्या होता है, वैक्यूम। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर, देखो वैक्यूम वैसा होता है जिसके अंदर पार्टिकल्स बहुत दूर, मतलब ना ही हो, कोई पार्टिकल ना हो, ठीक है, बट ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है चिल्ड्रन, ये बात देखो, रियलिटी के अंदर जो हम प्रैक्टिकली लेते हैं ना, पॉसिबल नहीं होता। तो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 होना चाहिए, पर 1 किसी का है ही नहीं, तो इसके कंपैरिजन में किसका है आसपास, एयर का, तो इसीलिए हम एयर को वैक्यूम लेते हैं, एयर को वैक्यूम लिया जाता है, बट एयर इज नॉट अ वैक्यूम, इस बात का भी ध्यान रखें, ठीक है। बट हमारे पास और कोई चीज है ही नहीं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से कम हो, कंप्लीट 1 हो, कंप्लीट ये एग्जैक्टली तो 1 नहीं है बट अप्रोक्सीमेटली 1 ही है, 1.0003। ओके, तो इसी इससे कम किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, इसीलिए कभी डेंसर मीडियम बन ही नहीं सकता। अब देखो जो आइस है, आइस भी डेंसर मीडियम और रेयर दोनों हो सकता है, एयर से कंपेयर करोगे तो डेंसर, वाटर से करोगे तो रेयर, बट एयर एंड वैक्यूम इज ऑलवेज रेयर मीडियम, इसको तो हम सिर्फ रेयर मीडियम लिख सकते हैं, और किसी को नहीं लिख सकते, और दोनों हो सकते हैं भाई, रेयर भी हो सकते हैं और डेंसर भी, बट यहां पर सबसे ज्यादा किसका दिया हुआ है, डायमंड का, तो ये सबसे ज्यादा, ये क्या हुआ, मोस्ट डेंस, ये क्या हुआ आपका, लीस्ट डेंस। अदर्स आप एक बार देख लें। अब आपको कई बार क्या होता है, ये दे दिया जाता है एग्जाम्पल में, एक टर्पेंटाइन ऑयल है और एक बेंजीन है, और ये पूछ लिया जाएगा कि भाई इसमें से कौन सा रेयर मीडियम होगा, कौन सा डेंसर होगा, तो ये वाला क्या होगा, रेयर, ये होगा डेंसर। तो बस ऐसा थोड़ा सा एक बार देख लें कि किसका क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो आपको थोड़ा बहुत याद रह जाए, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स में इसके साथ दिया जाता है। नेक्स्ट देखें, कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, वो हम डिस्कस करेंगे। अ रे ऑफ लाइट traveling in air enters obliquely into water, air to water, एयर कैसा मीडियम है आपका, रेयर, ये कैसा मीडियम है, डेंस। डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, आप बताओ, रेयर से डेंसर में जा रही है तो क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, आंसर क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, हम कर चुके हैं, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, नेक्स्ट, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, किसकी बात हो रही है, एयर टू ग्लास की, इसका मतलब ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, एब्सोल्यूट, क्योंकि आप एक मीडियम क्या है, एयर, जब एक मीडियम एयर हो तो दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, क्या होता है, एब्सोल्यूट।
having refractive index 1.50. What is the speed of light in the glass? What is the absolute refractive index formula? देखो यहाँ पे क्या है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, C बाय V. तो N इज इक्वल टू C बाय V. तो C क्या है आपका? C अंडरस्टूड है, क्या होता है वैक्यूम के अंदर 3 इंटू 10⁸ बाय V. V आपको निकालना है, तो V कैसे निकाल लेंगे हम? 3 इंटू 10⁸ बाय N. यहाँ पर क्या आ जाएगा? N. N की वैल्यू क्या है हमारे पास? N इज 1.5. तो अब अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ओके, दिस इज गिवन 10, दिस इज 10⁸. Find out from table the medium having highest optical density. Also find the medium with lowest optical density. देख लो यहाँ पे लीस्ट डेंस कौन सा है? एयर. तो इसी की क्या होगी? लीस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी. मोस्ट डेंस कौन सा है? डायमंड. तो इसकी क्या होगी? मोस्ट डेंस, सॉरी, मोस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी. ओके, तो इस टेबल से आपको बताना है कि भाई लीस्ट डेंस है, लीस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी? जो लीस्ट डेंस होगा. और मोर ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? सबसे ज्यादा किसकी होगी? जो सबसे ज्यादा डेंस होगा. तो इसमें सबसे ज्यादा डेंस कौन सा है? डायमंड. और सबसे कम कौन सा है आपका? एयर. नेक्स्ट, यू आर गिवन कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर. तीन चीजें दे रखी. इन विच ऑफ दिस डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट? इन तीनों में से किस में फास्टेस्ट करेगी? फास्टेस्ट किस में करती है? रेयर में या डेंसर में? फास्ट किसके अंदर होती है स्पीड? रेयर में. जितना ज्यादा डेंस होगा उसमें ज्यादा, सबसे ज्यादा स्लो हो जाएगी. तो सबसे ज्यादा फास्ट स्पीड, सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्पीड किस में होगी? एयर में. मैक्सिमम स्पीड समझाया था ना मैंने. ये सब चीजें क्यों होगी? पार्टिकल्स दूर दूर हैं या पास पास हैं. लीस्ट स्पीड. अब आप देखो क्या क्या दे रखा है आपको. कैरोसिन दे रखा है, कैरोसिन दे रखा है, टर्पेंटाइन एंड वाटर. कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर. केरोसिन का क्या है आपके पास? एक है जिसका 1.44 है. केरोसिन का 1.44 यहां पर मैं लिख रही हूं, 1.44. टर्पेंटाइन वाटर का याद ही होता है, 1.3 होता है, 1.33. टर्पेंटाइन का और देखते हैं क्या है, 1.47. अब आप मुझे बताओ किसके अंदर ज्यादा स्पीड होगी? इन सब में पहले तो आप रेयर और डेंसर मुझे बताओ क्या होगा. जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रेयर, जिसका ज्यादा वो डेंसर. ये फर्स्ट रेयर, ये सेकंड, ये थर्ड. ओके, तो जो सबसे ज्यादा रेयर होगा उसके अंदर स्पीड मैक्सिमम होगी. तो सबसे ज्यादा फास्ट किस में ट्रेवल करेगी? वाटर के अंदर. तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? वाटर. आप देख सकते हो इसमें टेबल में मैंने आपको बताया मैक्सिमम स्पीड किस में है? एयर में. फिर कम होती गई, कम होती गई, किस में चली गई? सबसे लीस्ट किस में हुई? डायमंड में. जैसे जैसे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीड क्या हो रही है आपकी? कम हो रही है. देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है ना यहाँ पे. यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है और स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा स्पीड उतनी कम होगी. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका है? 1.47 का. तो सबसे कम स्पीड इसी में होगी. जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसके अंदर सबसे ज्यादा स्पीड होगी. तो वाटर आंसर होगा.
द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इसका मीनिंग क्या होगा स्टेटमेंट का? एन इज इक्वल टू सी बाई वी, तो v क्या हो गया? c बाई एन, और v इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻8 बाई 2.4. इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब होगा द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1/2.42 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किससे रिलेट होता है? स्पीड से. किससे रिलेट होता है? स्पीड से. जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो उतने ही टाइम्स उसकी स्पीड को कम कर देगा, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं ना. क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? डिवाइड. तो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो उतना ही टाइम्स उसकी स्पीड को क्या कर देगा? कम. अंडरस्टूड? तो हम क्या कहेंगे? द डायमंड विल डिक्रीज द स्पीड ऑफ लाइट बाय 2.42 टाइम्स. होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा विद क्वेश्चंस आंसर्स. तो होप यू अंडरस्टूड. इफ एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी नेक्स्ट वीडियो. इसको देखने से पहले आप पहले पार्ट जरूर देख लें. थैंक यू स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वी विल कंसिडर इन नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू सो मच.